हेलो फ्रेंड्स, श्री कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम पार्टनरशिप के फंडामेंटल का पार्ट 3 पढ़ेंगे। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो पीछे डाल चुके हैं। पार्ट 3 में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, फिर वो कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। ये 3 सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। सबसे पहले क्या, क्यों और कैसे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नाम मात्र खाता है जो कि लाभ हानि खाता का एक्सटेंशन है, विस्तार है। लाभ हानि खाता के बारे में आपको पहले से पता होगा, हमने 11th में लाभ हानि खाता बनाया हुआ है। उसमें जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है उसके बंटवारे के उद्देश्य से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब बंटवारा किनके बीच में किया जाता है, तो बंटवारा पार्टनरशिप में बंटवारा किया जा रहा है तो ऑब्वियसली पार्टनर्स के बीच में किया जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लाभ हानि खाता का विस्तार मात्र है जो कि साझेदारी फर्म के द्वारा बनाया जाता है। यह खाता लाभ हानि खाते से ज्ञात लाभ के बंटवारे के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफिनीशन लिखने के लिए आप अगले स्लाइड का यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें डिफिनीशन ऑलरेडी जो लिखा हुआ है वो डाल दिया है, आप देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट is an extension of profit and loss account. It is prepared for appropriation of profit between partners. लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाता का विस्तार मात्र है और यह खाता लाभ हानि खाते द्वारा ज्ञात लाभ को साझेदारों के बीच बांटने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके फीचर्स मतलब विशेषताएं। आप सबों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो भी फीचर्स होते हैं वो डिफिनीशन से निकल के आते हैं, या आप ये कह लीजिए कि फीचर्स को आप मिला दें तो डिफिनीशन बन जाता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के 4 फीचर्स हैं। पहला, यह एक नाम मात्र खाता है। दूसरा, यह साझेदारी फर्म के द्वारा बनाया जाता है। तीसरा, यह लाभ हानि खाते का विस्तार मात्र है। और चौथा, यह लाभ हानि के बंटवारे के उद्देश्य से बनाया जाता है। ठीक है, तो अब ये चारों का जो सीरियल नंबर है वो आगे पीछे हो सकता है। जो मैंने आपको इमेज दे रहा हूं अभी उसमें आगे पीछे हो सकता है सीरियल नंबर, लेकिन विशेषताएं ये चारों हैं। अब सबसे पहले को डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो लाभ हानि खाते का विस्तार मात्र है। लाभ हानि खाते का विस्तार मात्र है, इससे क्या समझ रहे हैं? तो देखिए, लाभ हानि खाता हम सभी लोग 11th में फाइनल अकाउंट के टाइम पे पढ़ चुके हैं। लाभ हानि खाता ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता था और उसमें जो प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है, उसको हम बांटने के लिए ये अकाउंट बना रहे हैं। तो जो लाभ हानि खाते हैं उसमें जो काम अधूरा रह गया था बंटवारा का, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है कि लाभ हानि खाता जो नियोजन खाता जो है वो साझेदारी फर्म के द्वारा बनाया जाता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि साझेदारी फर्म जो है वो नियोजन खाता बनाती क्यों है, तो बंटवारे के उद्देश्य से। इसका उद्देश्य है कि लाभ जो ज्ञात हुआ है उसका बंटवारा किया जाएगा। बंटवारा कहाँ पे किया जाएगा? जहां पर एक से ज्यादा मालिक हैं, लाभ का बंटवारा वहीं पे होता है। तो जनरली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, साझेदारी फर्म के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है तीसरा कि यह लाभ हानि के बंटवारे के लिए बनाया जाता है। तो लाभ हानि के बंटवारे के लिए बनाया जाता है वो तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो प्रॉफिट है वो तो हम निकाल चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर सिर्फ प्रॉफिट निकालने की बात होती तो हम इसको बनाने की जरूरत ही नहीं होती। यहाँ पे लाभ को बांटना है, इसीलिए हम इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं।
ठीक है। और चौथा है यह एक नाममात्र खाता है। नाममात्र खाता क्या होता है? तो नाममात्र खाता ऐसे खाते को कहा जाता है जो केवल नाम के लिए है, उसका एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे अगर आप बात करें सैलरी की या रेंट की, तो ये नाममात्र खाते में आते हैं। सैलरी क्या है? सैलरी की जो लेन देन होती है उसमें आप क्या सैलरी को देख सकते हैं? नहीं, जो आप लेन देन कर रहे हैं वो कैश होता है। एक आदमी दूसरे को कैश देता है और कहने के लिए कहता है कि मैं तुमको सैलरी दे रहा हूँ, तो इसीलिए सैलरी को नाममात्र खाता कहते हैं, ठीक है। उसी तरह रेंट है। रेंट जब हम किसी को देते हैं तो क्या देते हैं? कैश देते हैं, लेकिन कहने के लिए कहते हैं कि रेंट दे रहे हैं। तो ऐसे खातों को नाममात्र कहा जाता है जिनका एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं है, बस किसी दूसरे जो आइटम्स हैं उसको नाम बदल दिया गया है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट का है, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट का है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके डेबिट में सभी जो खर्चे हैं और हानि है वो आएंगे, और इसके क्रेडिट में सभी लाभ और आय इनको लिखा जाएगा। तो ये हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फीचर्स। अब बात आती है कि खाता बनेगा कैसे। तो मैंने खाते का फॉर्मेट डाल दिया है। आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो खाता जनरली बनाते हैं हम लेजर के टाइम पे बनाते थे 11th में, और उसका थोड़ा जो मॉडिफाइड वर्जन है वो हम आगे बनाते हैं, उसमें डेट वेट नहीं डालते हैं, तो ये वही मॉडिफाइड है। अब इसमें आप देखेंगे कि डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट में भी दिया हुआ है, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट में भी दिया हुआ है, ठीक है। डेबिट में सबसे पहला आइटम जो है वो है टू नेट लॉस का, उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट लॉस अगर निकलेगा तो उसको हम डेबिट में दिखाएंगे, ठीक है। इसके नीचे दिया हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साझेदारी फॉर्म के लिए खर्चा है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट का है, तो जितने भी खर्चे होंगे या हानि होगा इन सब को हम डेबिट में दिखाएंगे। तो लॉस तो हम पहले ही ऊपर दिखा चुके हैं, अब जो खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको दिखा रहे हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपने देखा है कि नीचे दो पार्टनर ए और बी हैं, उन दोनों का दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर बार हमको निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया होगा तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया होगा तो आपको कैपिटल दिया होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा कैपिटल का, तो आप इन दोनों से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे और उस अमाउंट जो निकलेगा उसको आप यहाँ पे डालेंगे ए और बी दोनों का। अब पार्टनर के नाम कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है ए बी हो सकता है एक्स वाई जेड हो सकता है राम श्याम हो, तो इस तरह से पार्टनर्स के नाम कुछ भी हो सकते हैं। तो हम ये ए और बी मैंने डाला है अजम्पशन के तौर पे। ये भी हो सकता है कि पार्टनर की संख्या 2 न हो 4 हो, तो फिर चारों का नाम लिखेंगे। तो इस तरह से देख लीजिएगा, जैसा भी क्वेश्चन हो। अभी मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूँ, तो इसलिए सिर्फ समझाने के पर्पज से मैंने 2 पार्टनर लिए। ए और बी दोनों का इंटरेस्ट निकाल के सामने लिखा हुआ है और उन दोनों को जोड़कर अमाउंट बाहर वाले अमाउंट वाले कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है। जो सिंगल अमाउंट है वो अंदर वाले साइड में लिखा हुआ है, तो उसको जोड़ के बाहर के अमाउंट में लिखा हुआ है। उसी तरह सैलरी और कमीशन जो होते हैं पार्टनर को वो दिए जाते हैं। तो अगर वो एक पार्टनर को दिया जा रहा है तब तो ठीक है, सीधे बाहर लिख देंगे। अगर वो भी 2 या 2 से अधिक पार्टनर को दिया जा रहा है तो फिर हमको अंदर वाले कॉलम में सबका अमाउंट अलग अलग लिखना होगा और जोड़ के हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद रिजर्व है, टू ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर होता है, कभी कभी पार्टनरशिप फॉर्म चाहती है इस प्रॉफिट का कुछ पैसा हम बचा के रखें, ताकि अगर भविष्य में हमको किसी तरह का नुकसान हो तो उससे उबरा जा सके, उससे निजात मिल सके हमको, ठीक है। तो इसीलिए डेबिट में हमने टू ट्रांसफर टू रिजर्व भी लिखा हुआ है। ये भी लाभ का एक एप्रोप्रिएशन है। अब बात आती है क्रेडिट की। तो क्रेडिट में हमको लाभ और आय दिखाना होता है। लाभ सबसे पहला आइटम जो है, अगर नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकल के आएगा यानी कि लाभ होगा, तो उसको हम सबसे पहले क्रेडिट में दिखाएंगे। लिखा हुआ है बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके नीचे लिखा हुआ है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मतलब अगर साझेदार व्यवसाय से पैसा निकाल के ले जाता है तो उसको ब्याज देना होगा फर्म को, और वो फर्म के लिए इनकम है, तो आय को हम
इसके क्रेडिट में दिखाते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद हम दोनों साइड को जोड़ लेंगे। दोनों साइड को जोड़कर ये देखेंगे कि किसका कितना अमाउंट है। दोनों में से जो अमाउंट ज्यादा होगा उसको हम दोनों तरफ के टोटल में दिखा देंगे, दोनों तरफ के टोटल में दिखा देंगे। और फिर जिस तरफ अमाउंट कम होगा उसको हम बैलेंस के तौर पे, जिस साइड अमाउंट कम होगा उसको दिखा दिया। तो मैंने दोनों तरफ दिखाया। आप देखेंगे कि मैंने एक अमाउंट को घेरा हुआ है, उसको हाईलाइट किया हुआ है, वो बैलेंसिंग फिगर है। अगर बैलेंस डेबिट में निकला तो वो डेबिट में बाय टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा जाएगा, और अगर बैलेंस क्रेडिट में निकला तो क्रेडिट में बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मेट। अब फॉर्मेट को समझ जाने के बाद बात आती है क्वेश्चंस बनाने की। तो क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो जानना आपके लिए जरूरी है, वो है चार्ज और एप्रोप्रिएशन। चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं? तो सबसे पहले चार्ज और एप्रोप्रिएशन। चार्ज को आप खर्च भी बोल सकते हैं या प्रभार बोला जाता है इसको, और एप्रोप्रिएशन को हिंदी में बंटवारा कहा जाता है। अब बात आती है कि ये दोनों है क्या। तो मैं आपको पहले एप्रोप्रिएशन की डिफिनीशन बता देता हूं, समझा देता हूं, बाद में इसके जो अंतर हैं, चार्ज और एप्रोप्रिएशन का अंतर भी है, वो भी मैं आपको लिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना है कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन होते क्या है। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब ऐसे आइटम्स, ऐसे खर्च जो पार्टनर को दिया जाता है, ऐसे आइटम्स जो पार्टनर्स को दिया जाता है, लेकिन पार्टनर उसे पाने का एक तरह से अधिकार नहीं रखता है, कोई हक वाली बात जो है वो नहीं है पार्टनर का। तो पार्टनर्स को हम दे रहे हैं लेकिन उसका कोई अधिकार नहीं है, तो ऐसे आइटम्स को एप्रोप्रिएशन में डाला जाता है। जो चार्ज है उस पर पार्टनर का हक है। ऐसे जो चीजें, तो चार्ज में दूसरे खर्चे भी आते हैं और कुछ पैसे जो पार्टनर्स को दिए जाते हैं वो भी आते हैं। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो सिर्फ पार्टनर्स को दिए जाने वाले पैसे की बात करेंगे कि पार्टनर्स को जो पैसा हम दे रहे हैं उसमें से कौन सा चार्ज है और कौन सा एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनर्स को हम देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स को देते हैं सैलरी और कमीशन। चार्ज और एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा मैं। जैसे आप किसी टीचर के यहाँ पढ़ने जाते हैं, आप उनको फी देते हैं। ठीक है, अब फी देते हैं तो ये टीचर की जिम्मेवारी है कि आपको कुछ टिप्स दे, कुछ एग्जाम से रिलेटेड, कुछ कैसे पढ़ाई की जाएगी, कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें भी टीचर्स एडिशनली बताते हैं। तो इसके लिए टीचर्स अलग से पैसे जल्दी चार्ज नहीं करते। तो अगर इन सब चीज़ों के लिए पैसे मांगे तो वो उसका अधिकार नहीं है। ठीक है, वो उसका दायित्व है कि ये चीज़ें वो आपको पढ़ाई के साथ साथ बताए, तो इसके लिए वो पैसे नहीं मांग सकता है। ठीक उसी तरह अगर एक पार्टनर बिजनेस करेगा तो उसका ये दायित्व है कि वो बिजनेस में पैसा लगाए। तो बिजनेस में पैसा लगाना उसका दायित्व है, तो इसके लिए वो ब्याज नहीं मांग सकता है। तो ब्याज नहीं मांग सकता है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि अब कोई भी पार्टनर, कोई भी आदमी अगर बिजनेस शुरू करेगा तो बिजनेस में काम करना भी उसकी जिम्मेवारी है। तो उसके लिए वो सैलरी और कमीशन डिमांड नहीं कर सकता। तो इसीलिए सैलरी और कमीशन ये दोनों भी एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है पूंजी पर ब्याज, और सैलरी और कमीशन का मतलब होता है वेतन, और कमीशन का मतलब शायद दलाली होता है, जो भी ऐसा हो, हिंदी से मुझे नहीं पता। ठीक है, तो
ये दोनों एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर्स को दी जाने वाली चीजों में। टू पार्टनर, दूसरे सैलरी जो होंगे पार्टनर के अलावा वाले वो चार्ज कहे जाएंगे, उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि पार्टनर को दी जाने वाली चीजें। ठीक है, अब चार्ज में आते हैं। देखिए, अब पार्टनर बिजनेस शुरू करेगा तो ये उसकी जिम्मेदारी नहीं कि वो पार्टनर बिजनेस को लोन भी दे, तो लोन पर जो ब्याज होगा वो चार्ज में आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, जो पार्टनर ने फर्म को जो ऋण दिया है उसको हम चार्ज में लेते हैं, उसके ब्याज को। और अगर कोई पार्टनर बिजनेस शुरू करता है तो ये भी उसकी जिम्मेदारी है कि अपना मकान वो भाड़े पर दे, तो वो अगर मकान भाड़े पर देता है तो उसके लिए रेंट वसूल सकता है। तो रेंट पेड टू पार्टनर, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये दोनों चार्ज हैं और ये दोनों एप्रोप्रिएशन है। तो एप्रोप्रिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाया जाता है और जो चार्ज होते हैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाया जाता है। फिर से रिपीट करता हूं, एप्रोप्रिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज को लिखते हैं। ठीक है, ओके। अब ये समझ लेने के बाद बात आती है कि अगर क्वेश्चन में ये दोनों दिए रहेंगे तो हम क्या करेंगे। तो आपको अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट लिखा हुआ है कि प्रॉफिट इतना है और ये सारे आइटम्स दिए हुए, प्रॉफिट के सामने आपको जनरली ये लिखा रहेगा कि ये सारे एडजस्टमेंट्स इसमें से नहीं घटाए गए। ठीक है, तो अगर चार्ज को प्रॉफिट में से नहीं घटाया गया है तो इसका मतलब वो करेक्ट प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है। तो पहले हम प्रॉफिट में से इस चार्ज को घटाएंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उस हिसाब से डेबिट क्रेडिट कर लेंगे, लेकिन पहले इनको घटाना जरूरी है। तो अब इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डाल दिया है मैंने, तो आप देख सकते हैं। दिया हुआ है एक्स वाई जेड। अब देखिए, क्वेश्चन हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि ऐसे क्वेश्चंस उठाऊं जो दोनों में हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में हो, ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी समझ में आए और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को भी समझ में आए। क्या होता है कि यूट्यूब पे जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में होते हैं, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स को उतना पता नहीं चलता है। तो इसीलिए मैंने ज़्यादातर जो कंटेंट डाला है वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता चले, जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनको भी पता चले, जो हिंदी पढ़ते हैं उनको भी पता चले। ठीक है, अब बात आती है कि क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड एक फर्म में साझेदार हैं और 1 अप्रैल 2014 को उनकी पूंजी दी हुई। 1 अप्रैल 2014 लिखने से एक बात समझ में आती है, जनरली ऐसा तभी लिखते हैं जब साल का डिटेल देना हो। तो ये जनरली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को चलने वाला साल है। आप नीचे भी देख सकते हैं लिखा हुआ है 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष। तो ये डिटेल है। ठीक है, अब x का कैपिटल दिया हुआ है 60,000, y का कैपिटल दिया हुआ है 50,000 और z का कैपिटल दिया हुआ है 40,000। ठीक है, 1 अक्टूबर 2014 को x ने 10,000 फर्म को ऋण दिया। साझेदारी संलेख में निम्नलिखित बातें लिखी गई हैं। पहला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन है, साझेदार के ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है 6%। थर्ड दिया हुआ है जेड को वेतन देना है, सैलरी देना है 1,000 प्रति माह। प्रति माह दिया हुआ है, हमको साल का फिगर उठा लेना है। 1,000 अगर 1 महीने का है तो 12 महीने का 12,000। ठीक है, वाई को उसके भवन के प्रयोग हेतु किराया दिया जाएगा 500 प्रति माह। तो इसका भी मतलब वही हुआ कि 500 को 12 से गुणा कर देंगे, 6,000 आ जाएगा रेंट। अब इसमें ये चारों आइटम जो हैं, इसके बाद नीचे लाइन दिया हुआ है कि 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ 30,300 था। तो लाभ दिया हुआ है 30,300। लाभ हानि विनियोजन खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन खाता हमें बनाना है। तो
अब सबसे पहले समझने वाली जो बात है कि ये जो चारों एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं आप, ये चारों एडजस्टमेंट में कुछ तो एप्रोप्रिएशन है और कुछ चार्ज है। तो इनमें से कौन कौन से चार्ज हैं वो आप सोचिए थोड़ी देर, और कौन कौन से एप्रोप्रिएशन है वो भी सोच लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। अभी मैं फॉर्मेट बना लेता हूं। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, अमाउंट हमेशा इन रुपीज ही लिखा जाता है। कभी कभी इन लाख होता है, करोड़ होता है, वो अलग लिखेंगे। अब बात आती है कि इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है 30,300। तो मैंने आपको बताया कि चार्ज अगर दिया होगा क्वेश्चन में तो उसको अकाउंट में नहीं दिखाना है, उसको बाहर ही प्रॉफिट में से घटा लेना है। तो इस क्वेश्चन में दो आइटम चार्ज के हैं। पहला, साझेदार के ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया हुआ है वो चार्ज है, और रेंट जो है वो चार्ज है। तो इन दोनों को हम बाहर ही घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 इसमें है, ये है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, हो सकता है वर्ड थोड़ा छोटा हो तो मेरे आवाज पे ध्यान दीजिएगा, उससे पता चल जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट वो हम लिख लेते हैं, वो है 30,300, ठीक है। 30,300, 30,300। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया गया है वो 1 अक्टूबर को दिया गया है, तो इसमें टाइम भी कंसीडर करना है। 10,000 का लोन है, 6% ब्याज है, और अक्टूबर से मार्च तक का जो डेट निकलता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने, तो 6 महीने का ब्याज निकालना है। तो ये निकल के आ रहा है 300, ये घटाना है। और रेंट है वो है 500 पर मंथ, तो 12 महीने का 6,000, घटाने के बाद आ रहा है 24,000। ये हमारा करेक्ट प्रॉफिट है। ये करेक्ट प्रॉफिट हम यहां पर दिखा देंगे बाय नेट प्रॉफिट 24,000, ठीक है। अब इसके बाद दो आइटम जो हैं वो मेरे एप्रोप्रिएशन है। तो एप्रोप्रिएशन को अंदर दिखाया जाता है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का है, वाई का है और जेड का है। उसी तरह टू सैलरी दिया हुआ है, किसका सैलरी है, तो सैलरी है जेड का, जेड का सैलरी दिया हुआ है। 1,000 पर मंथ है, तो हम 1,000 इंटू 12 करके इसको 12,000 कर देते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको निकालना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 2 लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का, वाई का, जेड का। एक का है 60,000, एक का है 50,000 और एक का है 40,000। कैपिटल के बारे में कोई तारीख नहीं दी हुई है, तो जनरली साल के शुरू से काउंट कर रहा है, 1 अप्रैल से, तो इसका मतलब कैपिटल भी साल के शुरू से ही होगा। तो इसका 5%, इसका भी 5% और इसका भी 5%, तो ये हो गया 3,000, ये हो गया 2,500 और ये हो गया 2,000, 3,000, 2,500, 3,000, 2,500 और 2,000, ये हो गया 7,500।
ठीक है, सारे आइटम्स लिख दिए गए हैं। अब टोटल कर लेंगे दोनों तरफ, देखेंगे कौन ज्यादा है। तो ज्यादा तो मुझे क्रेडिट में दिख रहा है 24,000, तो इसी को दोनों तरफ लिख देंगे। अगर ये ज्यादा होगा तो इसी को दोनों तरफ लिखते, वो ज्यादा है तो उसी को दोनों तरफ लिख दिया। अब कौन कम है, तो ये कम है, तो बैलेंस इधर लिखा जाता है। तो इसमें से इन दोनों को घटा देंगे, 24,000 में से इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 4,500, 4,500। यहाँ पे लिख दिया जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ये बढ़ जाएगा, जो 4,500 आया है तीनों में बढ़ जाएगा 1/3, 1/3, 1/3। ये पूछेंगे आप कि ये कहाँ से आ गया, तो 1/3 मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब भी पार्टनरशिप डीड में आपको पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं दिया होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर बराबर बांटते हैं। अब 3 पार्टनर हैं, तीनों को बराबर बराबर मिलना है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:1। तीनों को जोड़ेंगे 3 आ गया, तो सबके नीचे 3 लिख देंगे, 1/3, 1/3 और 1/3। वो कर देंगे 4500 को सबसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये सब का आ जाएगा 1500। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में एक लास्ट लाइन लिखी हुई है, यह मानते हुए बनाइए कि पूंजी अस्थाई है। तो पूंजी अस्थाई वाली बात मैंने अभी आपको नहीं बताई है, वो जब हम आगे उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी इतना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ लीजिए और इसके कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं YouTube के कमेंट में, या मेरा जो Facebook पेज है श्री कॉमर्स क्लासेस के नाम से, उस पे जाके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और पेज को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे के वीडियो के अपडेट मिलते रहें।